कर्नाटक के कुछ लोकल मीडिया चैनल्स पर कल यानी 2 मार्च 2021 के दिन एक वीडियो चलाया गया। इसमें राज्य के एक मंत्री एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे। साथ ही ये फुटेज सामने आया, कर्नाटक की सरकार और उस मंत्री के ऊपर कई सारे सवाल उठने लगे। पुलिस तक भी ये मामला गया। एक सोशल एक्टिविस्ट ने शिकायत दर्ज कराई, कहा कि महिला को सरकारी नौकरी का लालच देकर उसके साथ ये सब किया गया। फिर बाद में नौकरी देने से वो यानी मंत्री जी मुकर गए। इन आरोपों के बाद तो कर्नाटक सरकार चौतरफा सवालों के घेरे में आ चुकी है। इस केस को सेक्स सीडी स्कैंडल कहा जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? कौन है वो मंत्री जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं? सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा हम आयशा सुसाइड केस पर भी चर्चा करेंगे। आयशा की खुदकुशी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे क्या ये मामला युवाओं को ये आइडिया दे सकता है कि वीडियो बनाकर खुदकुशी करने से न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वीडियो के क्या नेगेटिव इफेक्ट लोगों के दिमाग पर पड़ रहे हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल में बात होगी आज की बड़ी खबर में। लेकिन हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पहली सुर्खी हाथरस मामले से जुड़ी हुई है। 1 मार्च को यहां एक गांव में एक आदमी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 नामजद लोगों के अलावा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एक आरोपी घटना वाली रात ही पकड़ाई आ गया था, लेकिन मुख्य आरोपी जिसका नाम गौरव शर्मा है वो पकड़ाई नहीं आया था। गौरव अब भी फरार चल रहा है। पुलिस ने अब उसके सिर पर इनाम घोषित कर दिया है। एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने गौरव के सिर पर 1 लाख का इनाम रखा है। बाकी 2 नामजद फरार आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा है। दरअसल जुलाई 2018 में मृतक आदमी ने गौरव शर्मा के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करवाया था। आरोप लगा था कि गौरव ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया है। 1 महीने जेल में रहने के बाद गौरव बाहर आ गया था। तब से दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी। 1 मार्च को दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई, जो देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ गई और गौरव ने लड़की के पिता पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को और डिटेल में जानना है तो आप कल का यानी 2 मार्च का ऑर्डिनरी शो देख सकते हैं। अगली सुर्खी तमिलनाडु से है। यहाँ एक महिला आईपीएस अधिकारी ने स्पेशल डीजीपी पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के लिए होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। अब अपडेट यह है कि सीबीसीआईडी की टीम इस केस की जांच कर रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने 1 मार्च को इस केस में स्वतः संज्ञान लिया। अब कोर्ट सीबीसीआईडी की जांच को प्रत्यक्ष तौर पर मॉनिटर भी करेगा। महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया कि स्पेशल डीजीपी ने कार के अंदर कई बार उनका हाथ पकड़ने की, उसे चूमने की कोशिश की थी, उन्हें गाना गाने के लिए भी मजबूर किया था। महिला ने बताया कि सीएम के दौरे के समय उनके साथ ये सब हुआ था। इस मामले को 25 फरवरी को हमने डिटेल में अपने इसी शो में कवर किया था। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस शो को देख सकते हैं। अगली सुर्खी है महाराष्ट्र के जलगांव से। आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने एक महिला हॉस्टल में लड़कियों के कपड़े उतरवाकर उनसे डांस कराया। बुधवार 3 मार्च को यह मसला बीजेपी विधायक श्वेता महाले ने महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक कमेटी का गठन किया है, जो 2 दिन में एक रिपोर्ट पेश करेगी। एक सामाजिक संगठन ने इस घटना की शिकायत जिलाधिकारी से की है और सबूत के रूप में एक वीडियो भी पेश किया। जानकारी के मुताबिक ये मामला 1 मार्च का है। जलगांव में महिला एवं बाल विभाग एक हॉस्टल चलाता है। इसको आशादीप महिला छात्रावास कहा जाता है। ऐसा आरोप है कि इस हॉस्टल में कुछ पुलिस वालों ने लड़कियों के कपड़े उतरवाए और उनसे डांस करवाया। ये पुलिस वाले जांच के नाम पर हॉस्टल में दाखिल हुए थे। लड़कियों ने जब ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। अगली सुर्खी नाइजीरिया से है। यहाँ पिछले हफ्ते कई सारी लड़कियों को बोर्डिंग स्कूल से किडनैप किया गया था। अब इसी मामले में एक पॉजिटिव खबर सामने आई है, ये कि इन लड़कियों को रिहा कर दिया गया है। जामफारा स्टेट गवर्नर ने बताया कि 279 लड़कियों को फ्री कर दिया गया है। पिछले शुक्रवार जांगेबे नाम के एक टाउन के एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में कुछ बंदूकधारी घुस आए थे और इन लड़कियों को अगवा किया था। हालांकि पहले खबर आई थी कि 300 से ज्यादा लड़कियों को किडनैप किया गया था। रिहा होने वाली लड़कियां 279 ही हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सही आंकड़े बताने में गड़बड़ी हुई थी। साथ ही कुछ लड़कियां रिहा होने के पहले ही भागने में कामयाब हो गई थी। यहाँ होती हैं आज की सुर्खियां खत्म। अब आते हैं बड़ी खबर पर, यानी कर्नाटक के सेक्स सीडी स्कैंडल पर। जिन मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं उनका नाम है रमेश जारकीहोली।
जल संसाधन मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं। इंडिया टुडे के नोलन पिंटो की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के लोकल न्यूज चैनल्स में रमेश की कथित सेक्स सीडी कल चली। फिर दिनेश कल्लाहल्ली नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने पुलिस से रमेश के खिलाफ शिकायत की। हालांकि यह भी उतना क्लियर नहीं है कि मीडिया के पास ये सीडी कैसे पहुंची। खैर, दिनेश ने कल बेंगलुरु के क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन के सामने मीडिया से कहा, मैं रमेश जारकीहोली के खिलाफ एक युवा लड़की का यौन शोषण करने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पहले पुलिस कमिश्नर को इस बारे में मैंने बताया तो उन्होंने मुझे क्यूबन पार्क पुलिस के पास शिकायत ले जाने को कहा। ये एक संवेदनशील मामला है। परिवार ने मदद के लिए मुझसे संपर्क किया था। वो अकेले नहीं लड़ सकते। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, इसलिए वो मेरे पास आए। उनका कहना है कि मंत्री जी ने लड़की से वादा किया था कि KPTCL यानी कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में उसकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे। उसे इस नौकरी का लालच दिया था, लेकिन बाद में वो अपनी बातों से पीछे हट गए और अब ये परिवार न्याय चाहता है। मैं इस मुद्दे पर सबसे पहले अपने वकील से मुलाकात की, फिर उनकी सलाह पर पुलिस कमिश्नर के पास गया और उन्हें सीडी सौंपी। मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। बेंगलुरु सेंट्रल DCP अनुचेत ने जानकारी दी कि पुलिस ने दिनेश की शिकायत पर रमेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वीडियो के अलावा रमेश जारकीहोली और उस महिला का एक कथित ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें जारकीहोली कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा को भ्रष्ट कहते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता और पूर्व CM सिद्धारमैया को अच्छा बता रहे हैं। खैर, इस मामले के सामने आने के बाद से ही कर्नाटक में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस के नेता कर्नाटक में येदियुरप्पा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार से तीखे सवाल कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने जारकीहोली के इस्तीफे की मांग भी रखी थी। सिद्धारमैया ने मांग रखी थी कि CM जल्द से जल्द जारकीहोली का इस्तीफा लें। ये अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। और भी कई कांग्रेसी नेताओं ने विरोध में तरह तरह की बातें कही हैं। शिवसेना के नेता भी विरोध करते दिख रहे हैं। अगर अब बीजेपी और जारकीहोली की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो ये जान लीजिए कि जारकीहोली ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे वाले लेटर में लिखा, मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सत्य से कोसों दूर हैं। स्पष्ट जांच की जरूरत है। मैं निर्दोष साबित होऊंगा और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। अपील करता हूं कि इसे स्वीकार करें। इस्तीफे के पहले भी जारकीहोली का एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने न वीडियो देखा है और न देखेंगे, और उन्होंने कभी भी किसी से नौकरी का वादा नहीं किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक CM येदियुरप्पा ने जारकीहोली के इस्तीफे के पहले पार्टी के साथियों के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग की थी। तब सरकारी सूत्रों के जरिए यह पता चला था कि जारकीहोली का पक्ष सुनकर ही इस्तीफे पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे पर कहा था कि अगर ये आरोप सच हैं तो ये शर्म की बात है। रमेश जारकीहोली के भाई बालाचंद्र जारकीहोली ने भी इस मुद्दे पर मीडिया से बात की है। बालाचंद्र, जो खुद बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने कहा, शिकायत में महिला का नाम मेंशन नहीं किया है, ना तो ये बताया गया है कि घटना किस जगह की है। इस तरह की शिकायत मिलना अपने आप में खुद गलत है। प्रभावित पार्टी को खुद शिकायत करनी चाहिए, कोई मिडिल मैन नहीं होना चाहिए। मैंने CM से अपील की है कि इस मामले को CBI या CID को सौंपे। सीडी किसने जारी की, लड़की कौन है, उसके पीछे कौन है। अगर वो यानी रमेश दोषी पाए गए तो मैं खुद उनसे कहूंगा कि वो राजनीति से रिटायर हो जाएं। ये बयान भी इस्तीफे के पहले दिया गया था। वहीं कर्नाटक के होम मिनिस्टर B बोम्मई का कहना है कि कानून के हिसाब से जांच हो रही है। अब अगर इन सब पर एक लाइन में कहें तो यौन शोषण के आरोपों के बाद अभी कर्नाटक में जमकर बवाल हो रखा है। वहां की बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। जांच हो रही है ऐसे दावे किए जा रहे हैं और आरोपी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि जिस नेता पर आरोप लगे हैं वो आखिर हैं कौन। रमेश जारकीहोली कर्नाटक की राजनीति का काफी बड़ा नाम है। 60 बरस के हैं और उत्तरी कर्नाटक के बेलगाम इलाके में काफी दबदबा है इनका। रमेश के 3 और भाई हैं और सब पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। रमेश 6 बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल गोकाक विधानसभा सीट से MLA हैं। राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। 2019 तक कांग्रेस में ही थे। रमेश कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर यानी JDS की सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार बनाई थी। HD कुमारस्वामी CM बने थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रमेश जारकीहोली के वर्तमान कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK शिव कुमार के साथ तब रिश्ते सही नहीं चल रहे थे। दोनों के बीच बेलगाम में किसका कंट्रोल होगा, इस सवाल पर तनाव चल रहा था। शायद यही वजह थी कि 2019 में जारकीहोली कांग्रेस और JDS के 17 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे कांग्रेस और JDS की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। फिर खाली हुई सीटों में उपचुनाव हुए और रमेश दोबारा विधायक चुनकर आए थे।
4 मार्च से कर्नाटक विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में एक दिन पहले रमेश जारकीहोली की कथित सेक्स सीडी का मामला सामने आने के बाद इस बात की काफी आशंका है कि सभा में हंगामा होगा। कैसा हंगामा होगा ये तो सत्र शुरू होने पर ही पता चलेगा। खैर, सेक्स सीडी का इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे केसेस पहले भी आ चुके हैं। कुछ एक हम आपको बताते हैं। 2016 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी एक मंत्री का कथित सेक्स सीडी स्कैंडल सामने आया था। मंत्री का नाम HY मेती है। मामला बढ़ने के बाद मेती को इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के मंत्री राजेश मूणत का नाम भी सामने आया था एक सेक्स सीडी विवाद में। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पत्रकार ने तब ऐसा कहा था कि उनके पास राजेश मूणत की सेक्स सीडी है। इस पर मूणत ने उस सीडी को फर्जी बताया था। फिर पत्रकार और कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ केस भी किया था। 2010 में धार्मिक गुरु नित्यानंद की भी एक कथित सेक्स सीडी वायरल हुई थी, जिसमें नित्यानंद कथित तौर पर एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि नित्यानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था और वीडियो को फर्जी बताया था। 2012 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कथित सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि अभिषेक ने भी इस सीडी को फर्जी बताया था। ऐसे कई मामले हैं जो सामने आ चुके हैं। हमसे कई मामले छूट भी रहे हैं। एक ही एपिसोड में सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है। बस हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक वाले मामले में निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द लोगों के सामने सच आ सके। हम बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ, यानी अब बात होगी आयशा के मुद्दे पर। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की हंसते और मुस्कुराते हुए अपने अंतिम विदाई की बात कहती नजर आ रही है। इस लड़की का नाम आयशा था। 23 साल की थी। 25 फरवरी को उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले ही उन्होंने वीडियो बनाया था और कहा था कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती है। आप में से बहुत लोगों ने उनका वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो हम बता देते हैं कि आयशा ने ये कहा था कि वो आरिफ से प्यार करती है, उसे परेशान नहीं करेगी। अगर उसे आज़ादी चाहिए तो ठीक है, वो आज़ाद रहे। अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि अब मैं अल्लाह से मिलूंगी। आरिफ उसके पति का नाम था। वीडियो बनाने के बाद आयशा ने उसे अपने घर वालों को भेज दिया। मामला पुलिस के पास पहुंचा। घटनास्थल के पास से आयशा का फोन पुलिस को मिला। उसे खंगालने पर पता चला कि आयशा ने सुसाइड से पहले अपने पति आरिफ से 70 मिनट तक बात की थी। पुलिस का कहना है कि इस बातचीत में आरिफ ने आयशा से मर जाने के लिए कहा था। खैर, मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ IPC के सेक्शन 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया गया। आयशा के परिवार का कहना है कि आरिफ और आयशा की शादी साल 2018 में हुई थी और कुछ ही समय बाद दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। आरिफ उसे मारने पीटने लगा। इन सबसे तंग आकर वो अपने मायके चली गई थी। पेरेंट्स उसे आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे, लेकिन वो आरिफ के अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहती थी। आयशा का आखिरी वीडियो जैसे जैसे वायरल हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ती जा रही हैं। उन्हें लेकर कुछ लोगों के मन में सहानुभूति आ रही है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए था। कई सारे पक्ष सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है जिस पर इस वक्त बात होना बहुत जरूरी है, यानी मेंटल हेल्थ का मुद्दा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस मुद्दे पर काफी बातें हुई थी और आयशा वाली घटना के बाद एक बार फिर जरूरत है कि हम मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन करें। दरअसल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आयशा अपने वीडियो में काफी शांत दिख रही हैं, काफी काम कंपोज दिख रही हैं और वो डिप्रेस नहीं नजर आती। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान डिप्रेस हो तो उसके चेहरे पर भी दुख दिखाई दे। अलग अलग लोग अपनी परेशानियों को अलग अलग तरह से डील करते हैं। इस मुद्दे पर हमने बात की साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली बात आपने जो बोले कि सुसाइड के जस्ट पहले के वीडियो में वो थोड़ी सी चिल्ड आउट दिख रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिख रही थी। देखिए, ऐसा कई केसेस में क्लिनिकली भी देखा जाता है। होता क्या है कि इस एक्सट्रीम स्टेप को लेने के पहले जब इंसान के मन में एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, प्रोज एंड कॉन्स दिमाग में आ रहे होते हैं। कोई भी इंसान डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाता। ये ख्याल काफ़ी टाइम तक मन में चलते हैं। तो जब तक डिसिसिवनेस नहीं है, जब तक कुछ सोचा नहीं है, तब तक इंसान थोड़ा परेशान वैसे भी दिखता है। कई केसेस में इंसान जब फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब उसको वो स्टेप लेना ही है, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो काम दिखने लगते हैं, शांत दिखने लगते हैं, कई बार थोड़े खुश भी दिखने लगते हैं। और वो एक डेंजरस साइन होता है एक्चुअली।
कई बार मिसलीडिंग भी होता है, क्योंकि जो इंसान परेशान तो एकदम से शांत दिख रहा है या खुश दिख रहा है या स्माइल कर रहा है, तो आमतौर पे तो इंसान सोचेगा कि ना बेटर हो गया है। बट कई बार वो उल्टा होता है, उसने मन में एक डिसीजन ले लिया होता है कि अच्छा अब ये करना ही है, और क्योंकि अब एक डिसीजन ले लिया है, तो इसलिए भी वो पीसफुलनेस दिखने लगती है चेहरे पे, जो कि शायद आयशा के केस में भी दिख रही थी। ऑल्दो अगेन हम नहीं जानते उनके मन में क्या चल रहा था, तो ज़्यादा बोलना सही नहीं है। बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये एकदम ही गलत बात है कि ये तो मुस्कुरा रही थी या फिर थोड़ा-सा जोक कर रही थी, इसका मतलब ये है कि डिप्रेस नहीं हो सकती, या फिर ऐसा सुसाइड से पहले लोग नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा साइंटिफिकली बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत केसेज़ में उल्टा होता है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि डिप्रेशन पर से, सुसाइड वाले पार्ट को बताते हैं डिप्रेशन पर से, तो देखिए अगेन ऐसा डेफ़िनेटली है कि आप चेहरे को देख के जब तक एक्सट्रीम केसेस ना हो, तब तक डिप्रेशन नहीं बता पाएँगे। कई बार एक्सट्रीम केसेस में भी नहीं बता पाएँगे। अपने चेहरे पे स्माइल लेके आना, ये हमारे हाथ में रहता है, और कई बार बहुत सिम्पटम्स बढ़ने के बाद भी हमारी कैपेसिटी इंटैक्ट होती है कि हम मुस्कुरा दें और चेहरे पे वो ना लाने दें। तो एक चेहरे को देख के हम ये बात कभी भी नहीं बोल सकते कि इंसान डिप्रेस्ड है या नहीं है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जो लोग इस टाइप के कमेंट्स करते हैं कि वो तो खुश था, वो तो हँस रहा था, वो तो एन्जॉय कर रहा था, इसका मतलब वो सुसाइडल नहीं हो सकता या फिर वो डिप्रेस नहीं हो सकता। ये भ्रांति है, इट्स अ मिथ। और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस मिथ को बाहर निकाला जाए मन से। आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद एक और सवाल उठ रहा है, वो ये कि इस वीडियो का युवा और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों पर क्या असर होगा। इसका जवाब भी डॉक्टर ने हमें दिया। कैसा असर पड़ेगा, ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट असर पड़ते हैं। कुछ केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर की हेल्प सीक करते हैं इन चीज़ों को देख के। वो डरते हैं मन में कि यार मेरे मन में भी ऐसे चल रहा है कि मैं भी कुछ ऐसा गलत कदम ना ले लूँ। तो कुछ लोगों में तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो जाके डॉक्टर से मिल लेते हैं। काफ़ी सारे केसेस में नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपनी परेशानी को एक एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ जोड़ लेते हैं। इस टाइप की मन में बात आती है कि यार सबके साथ यही तो हो रहा है, फिर फ़ायदा ही क्या है? तो अगर अगर इस प्रकार का थॉट मन में आया, तो फिर वो चीज़ों को और ख़राब करता है। एक और टर्म होता है साइकियाट्री में, जिसको हम बोलते हैं कॉपीकैट सुसाइड। कॉपीकैट सुसाइड मतलब जहाँ पे कि अ, कोई एक सेलिब्रिटी है या फिर कोई एक नोन टू फेस है, अगर उसने उसकी डेथ हुई सुसाइड से, तो उसके बाद कई बार देखा गया है कि स्पेशली यंगस्टर्स में, एडोलेसेंट्स में, कई बार उसको देखा-देखी सुसाइड होता है। तो तो ये कॉपीकैट सुसाइड तो हम आमतौर पे वर्ड सेलिब्रिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट एक ब्रॉडर टर्म में कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फैल गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रही है, जो कि यूट्यूब पे आई थिंक काफ़ी सारे वीडियोज़ इस टाइप के हो रखे हैं, तो कई बार उसका इन्फ्लुएंस उस आदमी के ऊपर भी पड़ सकता है, जो कि ऑलरेडी इन चीज़ों से जूझ रहा है। तो थिंग्स कैन गो ईदर वे। थिंग्स बेटरमेंट की तरफ भी जा सकती हैं और थिंग्स उल्टी भी जा सकती हैं। बट अगर अगर इन वीडियोज़ से जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ा-सा सेंसिटाइज़ हो पाएँ कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लोग इस टाइप के स्टेप ले लेते हैं, और जो लोग ये स्टेप लेते हैं, वो आपके मेरे जैसे ही दिखते हैं, वो ऐसा नहीं दिखता है कि उनको देख के समझ आता है कि कुछ अलग से हैं। अगर वो सेंसिटिविटी बढ़ पाती है, तो आई थिंक ओवरऑल इट इट माइट गो इन अ गुड डायरेक्शन। इस केस में आयशा अपने पति के साथ बिगड़ चुके रिश्तों की वजह से काफी परेशान थी। जाहिर है इन सब से डील करते करते वो थक गई थी, तभी उसने एक कदम उठाया। इस बात का भी डर है कि अपनी लाइफ की दिक्कतों से परेशान लोगों को ये वीडियो गलत तरह से प्रभावित करे, उन्हें ये सोचने पर मजबूर ना करे कि सारी उलझनें खत्म करने का बेस्ट तरीका जिंदगी खत्म करना है। क्या बुरा उदाहरण सेट कर रहा है ये वीडियो? क्या इसका जवाब भी हमने डॉक्टर से जानना चाहा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इंसान की साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एक व्यक्ति के मन में इस वीडियो को देख के क्या मन में आएगा वर्सेस दूसरे के मन में क्या आएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। डिफरेंट लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, डिफरेंट लोग इन्फॉर्मेशन को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं, और आउटकम्स भी डिफरेंट आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए दूँ कि जो सुशांत सिंह जी की जब डेथ हुई सुसाइड से, उसके बाद हमने देखा था कि काफ़ी सारे लोगों ने डॉक्टर्स की सलाह लेनी शुरू की और हेल्प लेनी शुरू की। उसका एक इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, क्योंकि वो डिप्रेशन वाली जो चीज़ थी, वो थोड़ी-सी मेनस्ट्रीम हुई। अनफॉर्च्यूनेटली स्टार्टिंग के कुछ दिनों के बाद बेकार की कंट्रोवर्सीज़ शुरू हो गई, और वो जो सब चीज़ें थी सब खत्म हो गई। सुशांत सुशांत जी की जो सुसाइड से डेथ थी, इट कुड हैव लेड टू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, अगर लोगों में डिप्रेशन की जागरूकता बढ़ा पाते। बट जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद एक पता नहीं क्या शुरू हो गया, उससे फिर वो चीज़ खत्म हो गई। अ, मैं थोड़ा पुरानी बात भी करूँगा, जिस टाइम पे कुछ साल पहले जब दीपिका पादुकोण जी ने अपने डिप्रेशन की बात कही थी, उसके बाद हमने खुद बहुत पेशेंट्स देखे थे, जो कि आके यंग लड़कियाँ, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स, यंग गर्ल्स जो कि आके हमें बोलती थी कि सर मैंने दीपिका पादुकोण की वीडियो देखी, और अगर दीपिका पादुकोण को हो सकता है तो मुझे तो हो ही सकता है, तो मैंने सोचा कि ट्रीटमेंट कराते हैं। तो
दैट वाज अ वेरी गुड इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो कि दीपिका पादुकोण के वीडियो का था, जो कि हमने खुद देखा था अपनी प्रैक्टिस में, लोगों को देखा था आने शुरू हुए थे। और सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमने देखा था कि बहुत लोग आ रहे थे। तो वही है, देखिए इन चीज़ों की जब ये चीज़ें बाहर आती हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता ही है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों में अगर वो वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है, कई बार इस प्रकार की फीलिंग आती है कि यार खराब ही है ज़िंदगी, बड़े-बड़े लोग सुसाइड ही कर रहे हैं, कोई अब जीने का मतलब नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनिटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते कि अच्छा होगा कि खराब होगा, अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करेंगे इन चीज़ों में। हमारा शो देख रहे सभी लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप नॉर्मल से अतिरिक्त परेशानी से जूझ रहे हैं, डेली की चिक-चिक नहीं, कोई भी परेशानी जो ऐसा लग रहा है कि आपको लंबे समय तक मानसिक पीड़ा दे रही है, आप उस पीड़ा को झेल रहे हैं जिससे बाहर जाने का आपको रास्ता नहीं दिखता, तो मदद मांगिए। कई बार इंसान का खुद के लिए मदद मांगना आसान नहीं होता है, इसलिए हम सभी अपने घर, परिवार वालों, दोस्तों, सहकर्मियों का ख्याल रखें और मानसिक रोगों को आइडेंटिफाई करना सीखें। अब हो चला है वक्त हमारे जाने का, यानी हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का। आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं साल 2006 में आई फिल्म परसूट ऑफ हैप्पीनेस। वो फिल्म जिसके टाइटल में हैप्पीनेस की स्पेलिंग गलत लिखी जाती है। गलत क्यों लिखी जाती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ती है। ये कहानी है क्रिस गार्डनर की, जिसने एक्सरे मशीन बनाई है एक, मगर वो बिक नहीं रही है। पत्नी एक होटल में मेड है, एक बेटा है, परिवार की ज़रूरतें कमाई से ज़्यादा हैं। वाइफ के ऊपर बढ़ता प्रेशर और पति की बेरोजगारी इस परिवार को तोड़ देती है। क्रिस की पत्नी नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चली जाती है। क्रिस और उसका बेटा क्रिस्टोफर जूनियर ही अब एक दूसरे के लिए बचे हैं। अब क्रिस को सिर्फ नौकरी ही नहीं खोजनी, खुशी भी खोजनी है। खुशी की खोज ही परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। क्रिस को पहले एक ब्रोकरेज फर्म में इंटर्न की नौकरी मिलती है, मगर पैसे नहीं मिलते। कई मुश्किलों के बीच बाप बेटे सीखते हैं कि प्रेम हो तो अभावों में जिया जा सकता है, उनसे लड़ा जा सकता है। पिता को बेटे को देख हर रोज नई ऊर्जा से संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। बेटे को पिता को देखकर जीने का सलीका आता है। इस फिल्म में हर दिल अजीज एक्टर विल स्मिथ दिखते हैं और उनके बेटे का रोल भी उनके असल बेटे ही कर रहे हैं। ये फिल्म ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। और हाँ, ये फिल्म एक असल कहानी पे बेस्ड है। ये फिल्म आपको हमारी साथी सरवत रेकमेंड कर रही है। देखिए और बताएं कि ये आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दें। आप चाहें तो मुझे खत लिख सकते हैं, पता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी इसी शो में। देखते रहें ऑर्डिनरी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी की फोटो पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।